हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ना, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो हम लोग कुछ कुछ करके अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं और अलग अलग पार्ट में ही हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो हमारे पास अमेरिका, फ्रांस और श्रीलंका, ये तीनों का केस है ना, तीनों में जो प्रेसिडेंट रहता है ना, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर रहती है। बट हमारे यहाँ पावर सबसे ज्यादा किसके पास रहती है? प्रधानमंत्री के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। और यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो क्या रहते हैं, सिर्फ एक मुख्य दर्शक रहते हैं। प्रॉपर मुख्य दर्शक नहीं रहते, कुछ कुछ काम उनके भी हैं, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं रहती, ज़्यादा काम नहीं करना रहता है। यहाँ पर से जो जो ये लोग डिसीजन ले लिए उसको अप्रूवल देना रहता है मेन काम। और अगर कुछ सही नहीं है तो यहाँ पर अप्रूवल रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पावर है, बट यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं है। तो सेम केस कहाँ हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए सारा चीज़ को, जो संसदीय प्रणाली है ना, हम लोग ब्रिटेन के ब्रिटेन में जैसा चलता था वैसा ही हम लोग अडॉप्ट किए। तो ब्रिटेन में क्या होता था, ऐसा ही वहां का जो राजशाही था ना, वहां अभी भी राज व्यवस्था है, ठीक है। मतलब वहां क्या होती है, जो वहां का जो राजा है ना, वहां वही उसका क्या रहता है, प्रमुख रहता है। वो देश का प्रमुख कौन है वहां का सम्राट, ठीक है। प्रमुख कौन है? सम्राट। अभी डेथ हुआ एलिजाबेथ एलिजाबेथ जी का डेथ हुआ है, तो अब उनके जगह में उनके बेटे आए, प्रिंस चार्ल्स आ गए। तो अब अप्रूवल देने का काम कौन करेगा? सम्राट। मतलब जो प्रिंस चार्ल्स जो है ना, वही अप्रूवल देंगे। अब वो साइन करने का काम उनका है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं ना, वैसे वहाँ सम्राट साइन करके देते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति अमेरिका में, फ्रांस में, श्रीलंका में, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली सरकार ही वही चलाते हैं, वही लोग सरकार चलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर, अब बताइए आर्टिकल नंबर, एक तो हमारे 52 और 53, ये दो में हमारे पास, मतलब स्टार्ट होता है 52 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलते जाता है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 53 में ये बात कही गई है कि जो हमारे राष्ट्रपति रहेंगे ना, जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख सेना, मतलब जो तीनों सेनाओं के सेनापति हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, एक है CDS का पद होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहाँ पर मतलब जो हमारे CDS होते हैं, तो उनका क्या काम है? फिर अगर प्रमुख राष्ट्रपति है तो CDS का क्या काम है? तो CDS का काम क्या है? तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन मतलब बनाना, ठीक है। आदेश देने का काम राष्ट्रपति का है, कोऑर्डिनेट करने का काम CDS का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ठीक है। योग्यता कौन कौन सी योग्यता मतलब अनिवार्य है, कौन कौन सी नहीं है, उस चीज को देखना है। तो अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग के मतलब किसी भी राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो वो 35 वर्ष के उम्र का होना चाहिए। वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए उनकी। मतलब 35 से अधिक हो सकता है, लेकिन 35 से कम अलाउ नहीं है। अगला एक और कंडीशन क्या है हमारा, जो लोकसभा है ना, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब ये योग्यता कहाँ पर दी गई है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दी गई है। उसके आधार पे यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते। तो हमारे पास क्या है? भारत का नागरिक 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य। तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी ठीक है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हो, वो भी ठीक है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास योग्यता दिया गया ना, ये सारी योग्यता है। और अगर हम लोग शर्तें देखते हैं कि कौन नहीं बन सकता है, कौन बन सकता है, तो अगर अगर कोई भी व्यक्ति है जो लाभ के पद पर है, ठीक है, लाभ के पद पर हो, तो वो जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है, जो चुनाव ही नहीं लड़ सकते, या फिर संसद या फिर किसी भी राज्य, हर राज्य में क्या रहता है, राज्य विधायिका होती है,
जिसमें मतलब हमारा विधानसभा होता है, सब में विधानसभा होता है, और किसी किसी बड़े राज्य में क्या होता है, राज्य विधान परिषद भी होता है। तो न परिषद का सदस्य होना चाहिए, न सभा का सदस्य होना चाहिए। संसद में आते हैं तो लोकसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति पद के लिए मतलब एलिजिबल होता है। तो अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो वो उसका योग्यता, मतलब ये इसकी योग्यता नहीं है, ठीक है, मतलब वो बन नहीं सकता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता, आवश्यक योग्यता नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो कौन सा है, मतलब कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, बोल रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है, तो महाभियोग ला रहे हैं तो उसके लिए मतलब कहाँ कहाँ ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास ना एक प्रोसेस दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो हमारा 61 है ना, ये क्या बताता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो सबसे पहले किसी भी एक सदन में लाएंगे, और उस सदन में लाएंगे तो पहले तो प्रस्ताव मतलब जो इसमें लाने के लिए भी क्या होगा, 1/4 जो सदस्य रहेंगे ना उनकी अनुमति से आएगा। 1/4 सदस्य बोल देंगे ना कि हाँ लाया जाए ऐसे करके, तब फिर लाएंगे। अब ला लिए, पेश कर दिए। अब पेश करने के बाद उसमें चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा। तो 2/3 बहुमत से अगर सदन पारित कर देता है कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, ठीक है, हम लोग कोई भी एक सदन लेना है ना, तो हम लोग पहले लोकसभा लेके चलते हैं ना, हम लोग लोकसभा से चल रहे हैं। सेम केस उल्टा कर देंगे ना तो राज्यसभा में भी वही चीज होता है। तो लोकसभा में मतलब पहले 1/4 सदस्य मिलके मतलब ये मतलब प्रपोजल लाए। सबसे पहले तो प्रपोजल लाएंगे कि हाँ इसको हटाना है ऐसे करके, उसके बाद उस पर वोटिंग होगा, वोटिंग हुआ, 2/3 सदस्य रेडी हो गए, हाँ ठीक है इसको हटा दो ऐसे करके। अब उसके बाद क्या होता है, ये 2/3 सदस्य ये पारित हो चुका है ये विधेयक। अब यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में, तो लोकसभा में से हो चुका है पास, अब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाएगा ना तो यहीं पर सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी कि ठीक है ये लोग पास करके भेज तो दिए हैं, लेकिन ये लोग सही तो मतलब एलिगेशन अगर कुछ लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग जांच करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे। जांच करने के बाद वो लोग मतलब इसमें जांच होगा, जांच के बाद फिर राष्ट्रपति जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है उसको बुलाया जाएगा, उसको अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाएगी। अपना पक्ष रखेंगे वो, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि वो सही है कि गलत है। अब वहां पर वो अपना पक्ष रख दिया, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी वोटिंग होगा। तो यहाँ पर भी वोटिंग में अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को क्या होगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और अभी तक भारत के इतिहास में अभी तक किसी के मतलब किसी को भी हटाया नहीं गया है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। तो 2/3 पद से उसको हटा दिया जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है, सबसे पहली बात तो उसको 14 दिन पूर्व सूचना मिल जानी चाहिए, ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना मिल जानी चाहिए कि आप मतलब कि मेरे ऊपर ये कार्यवाही होने वाला है, ठीक है। अगर सूचना नहीं दिए तो फिर गड़बड़ी है, पहले देते हैं सूचना, देते हैं 14 दिन पूर्व सूचना देंगे, उसके बाद फिर पेश करेंगे कि हाँ आपके अगेंस्ट लाने वाले हैं ऐसे करके। उसके बाद दूसरा अधिकार इसमें क्या मिलता है, अपना पक्ष रखने का अधिकार। जब जांच होता है ना उस टाइम अपना पक्ष रखने का अधिकार भी रहता है राष्ट्रपति को, तो वो अपने द्वारा भी रख सकता है या फिर अपना अपने लिए वकील भी रख सकते हैं ना, वकील के द्वारा भी अपना पक्ष रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ शुरू किया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। जैसे यहाँ पर हम लोग लोकसभा से स्टार्ट कर दिए तो जरूरी नहीं है लोकसभा से, राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा में अभी बीजेपी बहुमत में और राज्यसभा में बीजेपी एकदम ज्यादा बहुमत में नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर लाया जाए ना, राज्यसभा में अगर लाएंगे ना तो फिर यहाँ कम से कम यहाँ पर से तो मतलब कम से कम पेश तो हो जाएगा, 1/4 बहुमत तो मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर पास होना तो अलग बात है, पास होता है नहीं होता है फिर इधर जाके गिर जाएगा। दोनों जगह से पास होना जरूरी है भाई, दोनों जगह से पास नहीं होगा ना तो फिर उसका कोई वैलिडेशन नहीं है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों में संवैधानिकता क्या होगी? इन केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनली of the act done by him before his election was declared invalid? अगर किसी मतलब कोई राष्ट्रपति है ना, कोई राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, बाद में पता चलता है कि इसके जो चुनाव में ना धंधाली हो गया था, मतलब कुछ तो गड़बड़ी था, जांच में सामने आ गया कि ये गड़बड़ी हुआ था, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे ना उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। अब हटा दिया जाएगा ना, इसका प्रोसेस कहाँ पर दिया? आर्टिकल नंबर 71 में, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 71 में दिया हुआ है। पहली बात तो ये बोलता है इसका जांच कौन करेगा? इसका जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच किया, जांच करने के बाद में फिर पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, ये मतलब ये गलत तरीके से पहुंचा है, तो अब वो क्या करेगा? उसको हटा देगा, ठीक है। पहली बात तो जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जांच करके हटा दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हटा दिया। अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये उतने टाइम तक तो कुछ टाइम तक काम कर डाला है, मतलब मान लेते हैं 3 महीने बाद पता चलता है, 3 मंथ बाद पता चलता है कि ये गड़बड़ी था, 3 महीने बाद जांच स्टार्ट हुआ, 3 महीने तक में वो कुछ काम कर चुका है अपना, तो वो जो काम किया है ना वो राष्ट्रपति के रूप में किया है, तो वो मान्य होगा, उसको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, उसको वैलिड बोला जाएगा, वो राष्ट्रपति के रूप में किया है इसलिए। तीसरा एक चीज और क्या बोलता है? आर्टिकल 71 का 3, ये 1, आर्टिकल 71 का 1, आर्टिकल 71 का 2, आर्टिकल 71 का 3। आर्टिकल 71 का 3 क्या बोलता है कि अगर या मतलब इसका जो चुनाव है ना, चुनाव प्रक्रिया को इस आधार पे क्या होता था, मतलब अगर यहाँ पर इसका इनवैलिड अगर शो कर दिए, ठीक है शो कर दिए, बट इनवैलिडिटी इस आधार पे नहीं होगा कि जो चुनाव में जो सदस्य रहने चाहिए ना। अब देखो चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसको देखो। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। अब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अब देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही क्या होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी रहते हैं जिसको मनोनीत किया जाता है, मतलब वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको मतलब सीधा बैकडोर एंट्री बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो ऐसे एंट्री लिए जाते हैं, तो वो वाले नहीं, उन सबको हटा देंगे। जो सीधे सीधे निर्वाचित हुए ना, जिसको जनता चुनी है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये हो गया, इसके बाद फिर आते हैं राज्यों में, आते हैं राज्य में जो विधानसभा रहती है ना, जितने भी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन सभी के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य ही, मनोनीत सदस्य भी होते हैं लेकिन मनोनीत को नहीं लेना है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य को लेना है, निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं तो दिल्ली है और पुदुचेरी है, इन दोनों के भी जो दोनों में विधानसभा है, तो वहां के भी जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे ना, उनके पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो अगर ऐसा हो गया केस, ठीक है, कि लोकसभा मतलब जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के हर राज्य के होने चाहिए थे, बट अगर देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का ही मान लेते हैं ना, छत्तीसगढ़ के जो जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा को डिसॉल्व कर दिए, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, अगर वो देखते हैं ना, राष्ट्रपति शासन लग गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के सारे विधायक अपने पावर को खो देंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ के मतलब या फिर यहाँ के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, कुछ सदस्य कम थे, मौजूद नहीं थे, डिसॉल्व कर दिया गया था, इस ऐसे कंडीशन में मतलब अगर इनवैलिड बोला जाए कि हाँ ये लोग के सदस्य तो उपस्थित नहीं थे चुनाव में, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 71 का 3, ठीक है, कि उपस्थित रहे ना रहे, अनुपस्थित है ना कोई बात नहीं, अनुपस्थित है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जैसा चुना गया वैसे ही चुना जाएगा। अब एक चीज और, 71 का 4 क्या बोलता है, अगर इसमें इस संबंध में किसी भी टाइप का अगर और चेंजेस करना है तो इसका पावर किसके पास है? संसद के पास, संसद के पास है, इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोलता है, अवैध घोषित कर दिया तो फिर क्या होगा, तो कृत्य अविधिमान्य होंगे, दिस एक्ट विल बी इनवैलिड, इनवैलिड हो जाता है क्या? नहीं होता है, कौन सा होता है? वैलिड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह जो है ना, ये पहले जब राष्ट्रपति बने ना, उससे पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है? देखो, हमारे मतलब हमारे भारत में अगर मतलब एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, राष्ट्रपति बन चुके हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, अगले बार वो सेकेंड टाइम भी बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। पहले बार बने, दूसरे बार बने, उसके बाद अगर तीसरे बार बनना चाहते हैं ना तो भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम कि बार बार उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ये कहाँ पर दिया है? तो आर्टिकल नंबर 57 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 57। लेकिन अमेरिका में ये चीज नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो प्रेसिडेंट बना है तो मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, मैक्सिमम। और यहाँ पर कोई मैक्सिमम मिनिमम का कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा बदलने की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखो, हमारे राष्ट्रपति जी के पास ना एक पावर होती है, क्षमादान की शक्ति। तो उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं? अलग अलग चीज कर सकते हैं। या तो उसको फांसी की सजा हुई तो सीधा सीधा मतलब सजा माफ हो सकता है। तो हमारे पास 3-4 केस है ना, तो देखते हैं हम लोग। सीधा सीधा माफ किया जा सकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, पूरा पूरा क्षमादान किया जा सकता है। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो सजा की प्रकृति है ना, प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, नेचर में। मतलब जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, जिसको सजा मिला है, ठीक है, पहले तो सजा देने के टाइम तो प्रेग्नेंट नहीं रही होगी, या फिर प्रेग्नेंट रही होगी, बट उस टाइम वो जैसे 9 महीने का वो रहता है ना, अंतराल रहता है, तो मान लेते हैं 3 महीना हुआ रहा होगा, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई होगी। तो यहाँ पर 6 महीने बचे हैं उसके पास, तो अब वो प्रेग्नेंट है। अगर उसको पहले सजा दिया गया था कि श्रम पूर्ण क्या बोलते हैं, कारावास का, सश्रम कारावास का अगर सजा दिया गया था, मतलब उसको जेल में भी रहना है और जेल में काम भी करना है, तो ये वाला सजा के लिए एक गर्भवती सही नहीं रहेगी, तो फिर वहां पर उसकी प्रकृति में भी चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, मात्रा कम किया जा सकता है। ठीक है, मात्रा चेंज किया जा सकता है, मात्रा कम किया जा सकता है। जैसे 10 वर्ष का था तो उसको 8 वर्ष कर दिए, ये चीज किया जा सकता है। और प्रकृति में और क्या किस टाइप का चेंजेस लाया जा सकता है? अगर फांसी था ना, उसको उम्र कैद कर दिए, उम्र कैद था उसको 20 साल कर दिए, इस टाइप का चेंजेस लाया जा सकता है। तो ये सब पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और यही सब पावर किसके पास है? और हमारे जो राज्यपाल रहते हैं ना, राज्यों के राज्यपाल, उनके पास भी ये पावर रहता है, बट उनके पास कुछ पावर कम रहता है। जैसे राष्ट्रपति जो मृत्युदंड रहता है ना, उसको भी क्षमा कर सकते हैं, बट राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल सदस्यों को नामित किया जा सकता है, टोटल कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब दोनों के लिए पूछ रहा है, अलग अलग नहीं पूछ रहा है, एक साथ पूछ रहा है कि टोटल कितने लोगों करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मन मर्जी से उनको सेलेक्ट किया जाता है। अब ऐसे पूरा पूरा मन मर्जी नहीं रहता है भाई, उसमें भी क्या रहता है कि वो कोई विशेष क्षेत्र, जैसे साहित्य, मतलब हमारे पास कला है, कला, साहित्य, और क्या है, समाज सेवा, और क्या है हमारे पास विज्ञान, ये सब क्षेत्र से रिलेटेड पर्सन्स रहते हैं जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में, उनको भेजा जाता है, उनको वहां पर मौका दिया जाता है। तो ऐसे 12 लोग को मतलब राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। और जो लोकसभा होता है ना, उसमें 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और वो कौन से समुदाय से होते हैं? आंग्ल भारतीय। ठीक है, एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनमें से 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रोविजन है। तो टोटल 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? देखे थे हम लोग, सत्र बुलाने और सत्र अवसान का अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास। तो ये हुए हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।